समाज की बेड़ियां भारत की मेजबानी में शुरू हुआ 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मुद्दों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर दिया बल। कहा सुधार और प्रगति को शामिल करना जरूरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज से राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को थमाया नोटिस। अगले 10 दिन में करीब 164 करोड़ रुपए के विज्ञापन के रिकवरी का नोटिस। रिकवरी ना होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना। दुनिया का सबसे लंबा गंगा विलास क्रूज वाराणसी में मौजूद। आज शाम होगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। डिब्रूगढ़ के लिए कल प्रधानमंत्री क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। आसपास के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावना। कुछ दिनों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने का अंदेशा। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। 3 मैच की सीरीज में भारत के पास 1-0 की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो भारत की मेजबानी में 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ साथ भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय में इसकी जो अधिक भागीदारी है उस पर बल दिया। We'll have discussions on 8 priority areas. I am confident that together the global south can produce new and creative ideas. These ideas can form the basis of our voice in the G20 and other forums. In India, we have a prayer. Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah. It means, may noble thoughts come to us from all directions of the universe. This Voice of Global South Summit is a collective effort for gaining noble ideas for our collective futures. प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में वैश्विक दक्षिण का ही सबसे अधिक दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकतर जो संकट हैं वो वैश्विक दक्षिण ने पैदा नहीं किए, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव इसी पर पड़ा। We, the global south, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, at the 8-decade-old model of global governance slowly changes. और ग्लोबल वर्चुअल समिट में जो प्रधानमंत्री के क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, आइए सुनते हैं कि वो
क्या कह रहे हैं। Excellencies, I thank you for your insightful statements. Your observations will guide the next 8 sessions of the first ever Voice of Global South Summit. From your words, it is clear that human-centric development is an important priority for developing countries. Today's interventions also brought out the common challenges that are on the top of all our minds. These mainly concern the lack of resources for our development needs and increasing instability both in the natural climate and the geopolitical climate. Despite this, it is also clear that we, developing countries, are full of positive energy, full of confidence. In the 20th century, the developed countries were the drivers of the global economy. Today, most of these advanced economies are slowing down. Clearly, in the 21st century, global growth will come from countries of the South. I think that if we work together, we can set the global agenda. In the upcoming sessions, today and tomorrow, we will further amplify and develop the valuable ideas which have emerged from our discussions today. Our effort will be to distill action points for the global South, both for what we can do together and for what we can seek together on the global agenda. The voice of the global South needs to set its own tone. Together, we need to escape
the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. I thank you once again for your time, presence and valuable remarks. Thank you. धन्यवाद जी. आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री का जो वर्चुअल संबोधन कुछ देर पहले हुआ था, उसके क्लोजिंग रिमार्क्स प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं जहां पर ये जो लोग यहां पर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आत्मविश्वास और ऊर्जा से जो ये विकासशील देश हैं वो भरे हुए हैं। हालांकि हमारे जो साझा हित तो हैं, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जो साझा हैं और कैसे उनको मिलकर हमें पार पाना है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट यानी कैसे जो आम लोगों को ध्यान में रखकर हमें विकास की गाथा को लिखना है, इसी तरह की सोच से हमें आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कैसे जब हम ग्लोबल ग्रोथ यानी वैश्विक विकास की बात करते हैं तो ये वैश्विक दक्षिण से आने वाले सालों में तय है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि कैसे हमको जो सर्कमस्टांसेस यानी हालात हैं उन पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता को खत्म करना होगा, कम करना होगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में, जब उन्होंने संबोधन दिया था कुछ देर पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं वैश्विक दक्षिण पर भारी है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि खासतौर पर G20 का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण की जो आवाज़ है उसे दूर तक लेकर जाना है, क्योंकि G20 देशों का जो समूह है जिसमें विकासशील देश भी हैं, विकसित देश भी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर, जो खास तौर पर क्लोजिंग रिमार्क्स कर मैं बात करूं, बहुत अहम प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में भी कहा जब शुरू हुआ था, वो ये था कि जब हम वैश्विक विकास में अपने नाम को अंकित करने की बात करते हैं तो वैश्विक दक्षिण की क्षमताओं को हम नकार नहीं सकते, और उसमें उसे दोहन करने की जो क्षमता है उसमें असीम संभावनाओं के आकाश है। बिल्कुल, देखिए, और आंचल आप देखिए, पहली बार इस तरह का एक समिट सम्मेलन आयोजित हुआ है जब दुनिया के जो 125 देश हैं जिनको ग्लोबल साउथ माना जाता है, आप विकासशील गरीब देश कह सकते हैं, जो दुनिया के एक तरह से 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी आवाज वैश्विक मंच पर उस तरह से नहीं है। तो उन 125 देशों की आवाज बनने की कोशिश एक तरह से भारत के नेतृत्व के जरिए नजर आ रही है सम्मेलन में। 2 दिनों का सम्मेलन, और निश्चित तौर पर काफी अहम शुरुआत हुई, और पीएम मोदी ने कहा कि भारत जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बनने की कोशिश करेगा, उनकी बातों को बड़े मंचों पर रखने की कोशिश करेगा, और साथ मिलकर हम प्रयास करें तो निश्चित तौर पर कई तरह के बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीती सदी में कई देश एक तरह से विदेशी आक्रांताओं से पीड़ित थे, तो एक तरह से हम दो लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, तो ठीक इसी तरह के आज सपोर्ट की जरूरत है। और हमने देखा कि पीएम ने 4 सूत्री बात भी कही, रेस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट, ये इन बातों का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरह से आगे आ सकते हैं, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और एक उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि भारत की कोशिश रहेगी अगले 2 दिनों में, क्योंकि 8 अलग अलग थीम्स पे बातचीत होनी है, चाहे डेवलपमेंटल सेंट्रिक एजेंडे की बात हो या फिर एक पर्यावरण अनुकूल विकास की बात हो सकती है। पीएम मोदी ने जिक्र भी किया वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन फ्यूचर की बात उन्होंने की। तो इस तरह के जो तमाम विषय, और G20, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है, और इस सम्मेलन का आयोजन इस वजह से भी किया जा रहा है कि G20 जिसके मंच के ये ग्लोबल साउथ के देश सदस्य नहीं है, वहां प्रमुखता से इनकी बात रखी जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण आयोजन, और आप में सबसे बड़ी बात की
देश दुनिया के 125 देशों को एक साथ एक मंच पर लेकर आना और ये कोशिश करना कि सामूहिक तौर पर चाहे मल्टीलैटरल फोरम्स के रिफॉर्म्स की कोशिश हो या फिर साथ मिलकर एक कॉमन गुड के लिए काम कर सके, उनकी आवाज को मजबूती मिल सके। जी एक बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने कही, वो ये था कि खास तौर पे जो ये वैश्विक दक्षिण की आवाज है उसकी एक अपनी टोन है और हमें साफ तौर पर जो निर्भरता है अलग अलग हालातों को लेकर जिसमें हम नहीं हैं उसे कहीं ना कहीं हमें खत्म करना होगा। बहुत संक्षिप्त में जाना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए पीएम मोदी ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि जिन परेशानियों को ग्लोबल साउथ झेल रहा है आज, उसके जिम्मेदार वो है नहीं, चाहे पर्यावरण की बात हो या फिर आज यूक्रेन की वजह से फूड फ्यूल फर्टिलाइजर क्राइसिस की बात हो रही है, तो उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज जब कोई नीतियों का निर्धारण होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ग्लोबल साउथ होता है, लेकिन नीतियों में ग्लोबल साउथ की आवाज कहीं नहीं है, तो उसके लिए कोशिश करना है। रोकना चाहूंगी आपके पास, बाद में आकर ये सारी जानकारी हम दोबारा लेंगे, लेकिन आइए आप चलते हैं आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Automation at networking or ASAN, which is a integrated software right from the Agniveer time that he gets recruited till the time he joins the recruiting centers, during his period at the recruiting center and subsequently while he's or an Agniveer is serving in a unit till the time he exits at the end of 4 years or is retained in service. So this entire gamut of his management, his performance assessment, a selection process for retention, all that has been encapsulated in this ASAN software, which I am happy to announce when the training of the first batch commenced on 1st January, we have started using this software. We also have aligned to the project of digitization and automation, launched another software called the Indra. Now this is the Indian Army Data Repository and Access System, wherein, and most of you are aware, we have different regiments, and within infantry we have different regimental centers. So in this software we will have all these centers or the record offices coming on board. So you have a central data repository of all our soldiers, officers and JCOs available at in a single window, which will essentially help us for better HR management and decision making. Now this again has been launched about a month back and is working well. A third software which we have launched is called Dhanvantri, and it relates to the medical data of all our personnel, essentially linking all the military hospitals. We have close to 150 of them spread pan-India. So again, here you will have a single window or a single database wherein all the medical data will be available, and this will again facilitate planning, management of patients, pharmacy, etc. In terms of the human resource management, couple of things I would want to mention. And first is commissioning of women officers in the regiment of artillery. Now this is something which we have decided we must do, and this proposal has been forwarded to the government, and we hope that this will be accepted. We also have Army martial art routine, or in short
Amar. Now by this we will be training or skilling our soldiers right from recruitment and during subsequent service. And it's an amalgamation of different unarmed combat techniques. I think this, we believe, will bring in more dynamism, more vibrancy in terms of their physical fitness and their ability to deal with combat situations. As part of the transformation, we reckon change management is an important aspect, wherein everybody in leadership positions, right at the topmost level, till the level of a JCO, NCO, or at the junior most level, needs to understand the importance of change and how this change or transformation is to be brought about, specifically highlighting the role of each of the stakeholders. So this change managed philosophy or document has been prepared by the Army Training Command and has now been disseminated to the environment both in English as well as Hindi. We also have taken some steps towards the welfare of our veterans, Veer Naris, and this is in the form of a Virangana Seva Kendra, wherein again this will be a single window opportunity for all the veterans as well as the Veer Naris to able to access online and will help us in redressal of their grievances. So this has been launched here in Delhi and we will soon follow it in other stations. And lastly, I must also mention here of two more initiatives. These are aligned to what the government has announced in terms of Mission Amrit Sarovar, wherein each of our commands we will either create or re-energize or rejuvenate 75 water bodies in their respective areas of responsibility. So we are looking at about 450 such water bodies getting created by August of 2023. And the last is our partnership or our contribution to the Vidyanjali scheme, wherein close to 150 of our Army public schools will partner or adopt a government school or a government aided school, and in this partnership we will be sharing our resources in terms of infrastructure, sports infrastructure, academic infrastructure, our instructors and number of other facilities. So these were some of the initiatives I thought I must mention here. So I mentioned, besides our primary role of safeguarding the territorial integrity and sovereignty of the nation, we are fully cognizant of our role in other spheres as well as nation building, so as to support and contribute towards the national goals and objectives. And in all this, I think the media has an important role, because in this endeavor, we believe that we need convergence of ideas, convergence of strategies, and convergence of resources so as to be able to meet the aspirations of our people. I'll stop here as my initial comments, and now I'll be open to any questions that you may have. Thank you, sir. We will now commence the interactive session. In order to give maximum opportunities, because तो सेनाध्यक्ष जो है वो
वार्षिक प्रेस वार्ता जो है सेना की उसको संबोधित कर रहे थे। बहुत अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पड़ोस में जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसको लेकर जो सेना है वो सुदृढ़ है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर स्थिति स्थिर है। ये सेना प्रमुख की वार्षिक प्रेस वार्ता थी जिसे आप सुन रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरी सीमा पर जो हालात हैं वो काबू में है और हमारी जो तैयारी है उच्च मानकों की है। हमारे पास पर्याप्त जो है वो भंडार मौजूद है। पाकिस्तान की गतिविधियों के कारण LOC पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पर माना कि सुरक्षा के लिहाज से पड़ोस से चुनौतियां बहुत हैं। नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में शांति बहाल हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने किया। धनवंतरी ऐप सेना कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है और जो अग्निवीर जो योजना है उसका सॉफ्टवेयर जो है उसे भी उस पर काम चल उसको भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जब हम बात करते हैं उच्च मानकों की उसको लेकर लगातार सेना काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा सॉफ्टवेयर को लेकर भी खास तौर पे कैसे उसके डिजिटाइज्ड वर्जन को आगे बढ़ाना है उस पर भी काम चल रहा है। तो आइए रुक करते हैं अगली खबर का, और जो कि आप पार्टी से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी यानी DIP ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया जिसमें यह कहा गया कि पार्टी अगले 10 दिन में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करे। इतनी मोटी रकम के बारे में DIP ने कहा कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किया है। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना है। वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके 1 महीने बाद ये नोटिस मिला। अब इस मामले में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने कहा कि ये दिल्ली की जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिल्ली की खजाने में जमा कराना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। खबर जोशीमठ से, जहां जमीन धंसने से प्रभावित हुए लोगों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय सरकार हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने हर तरीके से पूरे सहयोग देने का भरोसा दिया है। किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। NDMA की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है। अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा भवन पहुंचे, जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने ओम बिरला का स्वागत किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज ट्वीट कर जानकारी दी कि अब गरीब लाचार नहीं, क्योंकि उसका मुफ्त उपचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना से देश के करीब नागरिक को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। रुक करते हैं अब खेल की खबरों का। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता महिला पहलवान संगीता फोगाट का कहना है कि देश में खेल का माहौल बदल रहा है। साथ ही खेलों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित नारी समागम और महिला स्पोर्ट्स मीट में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंची महिला पहलवान संगीता फोगाट से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने।
महिलाओं के बीच खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए डीओपीटी ने नारी समागम और खेल स्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों से करीब 100 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंची हैं महिला पहलवान संगीता फोगाट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके का आयोजन एक कामकाजी महिलाओं के लिए, जो कि घर को भी संभालती हैं और ऑफिस को भी। कितना इम्पोर्टेंट है ये कामकाजी महिलाओं के लिए एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खुद को फिट रखने के लिए, थोड़ा चुस्त रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये जो इवेंट है बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि एक महिलाओं को, जो घरेलू महिला है या आप बाहर जाके जो जॉब करती हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि आप कभी ना कभी ऐसे काम करते करते मनोबल डाउन हो जाता है, तो वो खेल खेलते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई पॉजिटिविटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि हर महिला को, वो चाहे किसी भी एज की हो, उसको गेम जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी खेले वो, पर दिन में एक बार जरूर गेम खेलना चाहिए। संगीता, आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हैं। आपके दादाजी से लेकर पिताजी और बहनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी नाम कमाया है। तो आज के टाइम में महिलाओं के लिए पहलवानी में क्या बदलाव आया है पहले के मुकाबले? काफ़ी लड़कियां हैं जो मतलब अभी कंपटीशन अभी इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पहले महिलाएं इतनी रेसलिंग में इन्वॉल्व नहीं थी। जब से अभी मतलब दंगल मूवी आई है, उसके बाद से काफ़ी लोग अपनी लड़कियों को रेसलिंग में लेके आ रहे हैं, और ये अच्छी शुरुआत है, और समाज में भी लड़कियों के प्रति बदलाव हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे अन्य तरीके के जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं, उन महिलाओं से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आज की जो जनरेशन है? देखिए, हम दूसरे देश में जब जाके खेलते हैं और हमारा तिरंगा जब लहराता है, तो उसको देख कर हर कोई मोटिवेशन होता है और हर कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि इंडिया के हर इंडियन चाहता है कि हमारे जो खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं वो मेडल लेके आएँ। और इन्हें देखकर हमारे मतलब जो समाज में जो लोग हैं उनका भी मतलब बदल रहा है कि हाँ, लड़कियाँ भी अगले मतलब बाहर जाकर देश का नाम रोशन कर सकती है, और कुछ अच्छा है, मतलब जो बेटर हो सकता है, और भी हमें और थोड़े और बदलाव की जरूरत है, वो समय के साथ ज़रूर होगा। तो ये थी संगीता फोगाट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में महिलाओं को लेकर खेल का माहौल बदल रहा है। महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का झंडा ऊंचा कर रही हैं। महेश शर्मा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़। और अब बात मौसम को लेकर। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, लाहौल स्पीति और पीर पंजाल की चोटियों पर बर्फबारी के कारण तापमान में वहां काफ़ी गिरावट है। आने वाले 3 दिन भी हिमपात की संभावना है। शिमला में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी के बाद फिर से राज्य में बारिश और हिमपात होगा। उधर बद्री, केदार और गंगोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी हुई। केदारनाथ में तापमान माइनस में जा रहा है। मंदिर परिसर और मार्ग दोनों ही बर्फ से ढक चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित औली में बीती रात भारी बर्फबारी हुई। औली देश दुनिया के उम्दा पर्यटक स्थलों में शुमार है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।